Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, in last lecture we have discussed about activation energy and Arrhenius equation. Today we are going to start numerical problems based on Arrhenius equation. We have studied for Arrhenius equation for two different temperatures. Log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R and T2 minus T1 divided by T1 T2. We have already studied about this. So dear students, numerical problem देखें. The rate constant of a reaction is 1.2 multiplied 10⁻³ per second at 30 degrees Celsius and 2.1 multiplied 10⁻³ per second at 40 degrees Celsius. So dear students, यहाँ पर आप देखेंगे T1 is equal to 30 degrees Celsius and it is equal to 30 plus 273. तो ये कितना हो जाएगा आपका 303 Kelvin. T2 is 40 degrees Celsius and it is equal to 40 plus 273 and this is equal to 313 Kelvin. 313 Kelvin. T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू है, K1 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड एंड K2 इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ per second. So put all these values to calculate activation energy. Log K2 2.1 multiplied 10⁻³ per second divided by 1.2 multiplied 10⁻³ per second is equal to EA कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 2.303 R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू T2 माइनस T1. T2 आपका 313 केल्विन माइनस 303 केल्विन डिवाइड बाय 313 मल्टीप्लाई 303. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको EA की वैल्यू सोल्व करनी है. सबसे पहले देखें 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गए, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया. यहाँ से लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बच जाता है, log 2.1 डिवाइड बाय 1.2 एंड इट इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 313 मल्टीप्लाई 303 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10 केल्विन. और यहाँ से जूल पर केल्विन पर मोल जब करेंगे, ध्यान से देखें तो ये जो पर केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा केल्विन, तो केल्विन और केल्विन केल्विन स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से केल्विन यहाँ से केल्विन, तो ये केल्विन जो यूनिट यहाँ से सारी क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, लॉग 2.1 डिवाइड बाई 1.2 इसकी वैल्यू आपकी आएगी लॉग 1.75. इट इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 313 इंटू 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 303. सो डियर स्टूडेंट्स, log 1.75 की जो वैल्यू होती है ये 0.2430 मल्टीप्लाई क्लोज मल्टीप्लाई भी साथ में करें 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 313 मल्टीप्लाई 303 इट इज इक्वल टू EA और डिवाइड बाय क्या कर दिया 10. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो EA की वैल्यू आती है EA इज इक्वल टू 44126.3 आती है और इट कैन बी रिटन एज EA. और यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज ये एक्टिवेशन एनर्जी किसमें होती है, जूल में होती है. यहाँ से वैल्यू आएगी EA इज इक्वल टू 44.1263 किलो जूल. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, EA की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है. नेक्स्ट वी विल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड. Second numerical is
The first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by reaction. Ethyl iodide जो है it decompose to give C2H4 ethene and HI hydrogen iodide. This is first order reaction. Rate constant K1 at 600 Kelvin is, तो K1 क्या है, K1 is equal to 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर सेकेंड, और किस पर है, T1 टेम्परेचर पर 600 कैल्विन ऑलरेडी कैल्विन में गिवन है। K2 कैलकुलेट करना है और T2 की वैल्यू क्या है, 700 कैल्विन गिवन है। EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इट इज इक्वल टू 209 किलो जूल पर मोल, और इट कैन बी रिटन एज 209,000 जूल पर मोल। ये वैल्यूज भी गिवन है। हमें K2 की वैल्यू निकालनी है। वी नो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। वैल्यूज को पुट करेंगे log K2। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो log फॉर्मूला लगाएंगे, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो log K1 उस साइड जाएगा तो ये लिखा जाएगा log K2 इज इक्वल टू log K1 प्लस EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से log K2 इट इज इक्वल टू log K1 की वैल्यू क्या, 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ प्लस EA की वैल्यू क्या है, 209,000 जूल पर मोल डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और साथ में क्या है, T2 माइनस T1 700 माइनस 600 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई 600। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब सॉल्व करेंगे log K2 इज इक्वल टू, यहाँ पर log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों फॉर्मूले एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, पावर के लिए भी और मल्टीप्लाई के लिए भी। यहाँ से हो जाएगा आपका -5 प्लस log 1.60 और प्लस 209,000 डिवाइड बाई 2.303 जूल पर केल्विन पर मोल है, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गए, और मल्टीप्लाई 8.314, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 700 मल्टीप्लाई 600। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से log 1.60 की वैल्यू 0.204 होती है, 2045। तो log K2 इज इक्वल टू -5 प्लस 0.2041 होती है, और प्लस यहाँ से 20 ये भी कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, यहाँ जाएगा 2090 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 7 6 42। सो डियर स्टूडेंट्स, जब इन वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे तो वैल्यूज को सोल्व करने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है 2.59 इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है 2.5989, जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी वैल्यू आती है 2.59। यहाँ से आएगा -5 प्लस 0.2041 और प्लस 2.5969। ये वैल्यू हमारे पास इसकी आती है, -5 है और प्लस का 0.2041 है। इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो है ओवरऑल जो सारा आता है -3.80 एंड वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.8030।
अब -3.8030 ये हमारे पास वैल्यू आती है। इट कैन बी रिटन एज 3 bar.8030। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने log 1.75 मैंने आपको निकाला और उसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें log 1.60 की वैल्यू 0.2041 का कैसे पता चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से जो भी न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ पर या तो आपको log की वैल्यू गिवन होती है, log एंटी log की वैल्यू गिवन होती है, अदरवाइज आपको जो है टाइम टेबल जो है वो log टेबल आपको या एंटी log टेबल प्रोवाइड की जाती है। तो यू कैन आस्क टू द टीचर प्रेजेंट ऑन ड्यूटी फॉर द log टेबल और एंटी log टेबल, और वैल्यूज विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो log की एंटी log की वैल्यू जो भी यूज होगी वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगी। तो यहाँ से log K2 इज इक्वल टू log K2 इज इक्वल टू 3 bar.08030। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 बार का मतलब है दिस इज नेगेटिव वैल्यू। फिर इसका क्या लेंगे, log का अपोजिट होता है एंटी log। तो यहाँ से टेकिंग एंटी log ऑफ बोथ साइड K2 इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 3 bar.8030। इसको सोल्व करेंगे, एंटी log ऑफ 30 वैल्यू विल कम डाउन टू बी 6.353 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, किसी दिन log और एंटी log के ऊपर जो एक वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंटी log या log जब लेते हैं तो एंटी log के केस में याद रखना जो भी वैल्यू डेसिमल पॉइंट से आगे होती है वो पावर में जाती है। जैसे यहाँ पे 3 बार का मतलब क्या, -3 वैल्यू थी और ये सारी की सारी टर्म जो माइनस में थी। हमें पहले इसको जब एंटी log लेते हैं तो वैल्यू जो है एंटी log या log लेते टाइम वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट जो है पॉजिटिव वैल्यू में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो आगे लिखा होता है एंटी log के केस में डेसिमल पॉइंट के आगे वो पावर में जाता है, इसीलिए तो 10⁻³ है। बाकी जो पार्ट बचा है उसके बारे में जो है नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो जब भी बनाएंगे तो log एंटी log के ऊपर स्पेशल जो है थोड़े टाइम की वीडियो बनाएंगे, तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स ले करके समझाएंगे कि कैसे log और एंटी log की वैल्यू क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास K2 की वैल्यू क्या आ जाती है 6.353 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट 2 टॉपिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट जो भी लिखने के अलावा जो भी वर्डिंग बोली जाती है उसको ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनमें। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारी बातें ऐसी है जो लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे जो सिंपल होती है, बेसिक होती है, वो आपको पता होता है, फिर भी रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। अब देखो इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट कंज्यूम इन ए रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। आफ्टर रिएक्शन एज इट इज रिमूव हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2KClO3 पोटासियम क्लोरेट जो है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड 2KCl + 3O2। अब ये देखो कैटलिस्ट की वजह से ये रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। अब रोल ऑफ कैटलिस्ट यहाँ से देखेंगे, रोल ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बाय यूजिंग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। जैसे कि इसका नाम है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड किसके बीच में, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड
कैटलिस्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दीज आर टू रिएक्टेंट्स एंड सी इज द कैटलिस्ट। तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा फर्दर तो ए बी प्रोडक्ट बन गया, प्लस में सी कैटलिस्ट एज इट इज जो है सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता बट पार्टिसिपेट करता है। रोल ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दिस ग्राफ। डियर स्टूडेंट ध्यान से इसको देखेंगे। ये ग्राफ जो है सिमिलर ग्राफ आप पहले पढ़ चुके हैं जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी का रोल पढ़ा था। ये क्या होता है? ईपी और दिस इज ईआर, और ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड में क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। और आपने ये भी पढ़ा था यहाँ पर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं इन केस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस के केस में। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग कैटलिस्ट, बाय यूजिंग कैटलिस्ट इज ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इज ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी then in absence of catalyst। इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी का होता है एज कंपेयर टू व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट, इन absence ऑफ कैटलिस्ट। कैसे? ग्राफ से देखेंगे ध्यान से। विदाउट कैटलिस्ट जो है ये ग्राफ है, और विद कैटलिस्ट जो है ये ग्राफ है। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये क्या होता है? दिस वैल्यू इज एक्टिवेशन एनर्जी और दिस इज ऑल्सो एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। जो डार्क लाइन का ग्राफ है दिस इज द ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड डॉटेड ग्राफ इज द ग्राफ in presence of catalyst. Then you can see clearly catalyst provide a different path, a new path for the conversion of reactants into products, and catalyst provides lower activation energy path। मतलब क्या है कि कैटलिस्ट जो है एक न्यू पाथ जो प्रोवाइड करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, जिससे क्या होता है? मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, अब की बार एनर्जी बैरियर जो है इतना हो गया है। पहले क्या था? एनर्जी बैरियर इतना हो गया, पहले जो इतना था। अब उस टाइम पर जिन मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं थी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा जो है, क्योंकि बैरियर एनर्जी का कम हो गया, टोटल जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर कम हो जाता है, मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो इट मीन्स a catalyst provide a new path of lower activation energy, and complex formed is of लोअर पोटेंशियल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने क्या पढ़ा कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। 15 मिनट का मैं जाइए।
Characteristics of a catalyst. First point, a small amount of catalyst is sufficient to bring about a large change. किसी केमिकल रिएक्शन में लार्ज चेंज को ब्रिंग अबाउट करने के लिए, लार्ज चेंज के लिए भी कैटलिस्ट जो है स्मॉल अमाउंट में सफिशिएंट होता है. ए कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन बट इट कैन एक्सीलरेट ए रिएक्शन. कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता, वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि शुरू करने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होना जरूरी है. थर्ड पॉइंट, ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द फ्री एनर्जी चेंज. कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करता, अल्टर नहीं करता, वो एज इट इज रहती है. एंड लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन बट इट गेट्स रीजनरेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. अभी मैंने आपको दिखाया भी था इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट के बाद कैटलिस्ट जो है दोबारा से जनरेट हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन थ्योरी का बच जाता है, जिसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.